Hello friends, welcome to my channel and welcome back after दशहरा। होप आपका दशहरा अच्छा रहा होगा। हैप्पी दशहरा टू ऑल। सो जैसा कि हम टॉपिक देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बेसिक देखा था, फेज एंड न्यूट्रल क्या होता है। उसके बाद मेंटेनेंस में आगे बढ़ते हुए आज हम देखते हैं ट्रांसफार्मर, जो अपना सेकंड मेन मतलब फर्स्ट मेन यूटिलिटीज़ में जो आता है, जिसके बिना कोई भी मशीनरीज रन नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांसफार्मर अगर काम नहीं करेगा तो आपके वर्किंग एंड पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर यूटिलिटी में बोला जाए तो ट्रांसफार्मर है। तो टुडे वी विल चेक द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। सो जैसा कि लिखा है, ट्रांसफार्मर इज द मोस्ट कॉस्टली एंड एसेंशियल इक्विपमेंट विद इन एन इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। As such, it is desirable to perform various preventive maintenance activities to ensure the transformer maintains a high level of performance and a long functional life. अगर क्या हो गया, इंक्रीज करना है तो ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस प्रॉपरली और एज पर द शेड्यूल जरूरी है। बेसिक हम बता दें कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर मीन्स टू ट्रांसफॉर्म द वोल्टेज, टू स्टेप अप द वोल्टेज और स्टेप डाउन द वोल्टेज एज पर द रिक्वायरमेंट। और इसमें क्या है, जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्टेप अप स्टेप डाउन में कांस्टेंट क्या रहता है। तो फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज इन द ट्रांसफार्मर। वो हम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स देखते हैं क्या क्या है ट्रांसफार्मर का। पहला कोर हो गया। कोर में क्या रहता है, वाइंडिंग्स, और ये सब किस में रहते हैं, टैंक में। वाइंडिंग्स के और टैंक्स के बीच में क्या रहता है, तो इंसुलेशन। टैंक और ये सब कुछ किस में इमर्ज रहता है, दैट इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। फिर इनपुट आउटपुट हम कहाँ से निकालते हैं, बुशिंग्स। ये ब्रेदर रहता है, तो प्रिवेंट ट्रांसफार्मर ऑयल फ्रॉम गेट मॉइस्चर से बचाने के लिए यूज़ करते हैं। देन टैप चेंजर्स, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए। रेडिएटर्स यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए, रेडिएटर्स एंड कूलिंग ट्यूब्स। बक्कल्स रिलेज भी यूज़ करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन डिवाइस है ये भी। एक्सप्लोजन वेट भी है। ऑयल कंजर्वेटर जो टॉप में एक सिलेंड्रिकल वेसल टाइप रहता है, उसको हम ऑयल कंजर्वेटर बोलते हैं। जब ऑयल एक्सपैंड या कूल होता है तो उसमें एक्यूमुलेट होता है ऑयल। एंड टेम्परेचर गेजेस जो रहते हैं टू मॉनिटर द ऑयल टेम्परेचर एंड वाइंडिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट, तो ये है ट्रांसफार्मर, और ये इसके कुछ जो मेंशन किया हुआ है, ये पेन टैंक, बुशिंग, थर्मोमीटर, ऑयल गेज, एमओजी बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक ऑयल गेज, एक्सप्लोजन वेंट, ये ब्रीदर कंजर्वेटर में कनेक्ट रहता है, और इसके अंदर सिलिका जल रहता है। डिटेल्स में हम एक एक पार्ट का बाद में देखेंगे, ऑपरेशन और उसका फंक्शन। रेडिएटर और ये तीनों चीज़ जो है ये टैंक के अंदर रहता है। सबसे पहले कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो कोर क्या है, बेसिकली ट्रांसफार्मर का फंक्शन क्या होता है, और वो फंक्शन डिपेंड किस पे करता है, फ्लक्स लिंकेज पे। फ्लक्स लिंकेज, तो फ्लक्स लिंकेज, तो दिस इज लैमिनेटेड आयरन कोर रहता है। और ये और जो इसका परफॉर्मेंस रहता है ट्रांसफार्मर का, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स लिंकेज। तो एफिशिएंट फ्लक्स लिंकेज हो, तो इनको एक लो रिलक्टेंस पाथ चाहिए होता है फ्रॉम प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दिस low reluctance part is provided by the core। डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसका।
Transformers are constructed using a core, which is the center of the transformer. These are used to support the windings. The primary and secondary windings are supported by the core, which offers an electromagnetic flux with low reluctance. ठीक है. This low reluctance magnetic path in the transformer is known as core of the transformer. It is constructed from thin sheets of premium grain oriented steel separated by thin insulating materials. The carbon content of the steel is, इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो काफ़ी कम रहता है, बिलो 0.1%, टू क्या, टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस. और दो टाइप के होते हैं, कोर टाइप एंड शेल टाइप. जो ट्रांसफॉर्मर ये रहता है, कोर रहता है उसका. इसका भी अगर कुछ एरिया है, अगर बाय डेफिनेशन देखिए कोर का एरिया, तो उसका फॉर्मूला रहता है πd²/4. ये बुक्स में पढ़ा होगा, बट हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली विद द मेंटेनेंस. फिर वाइंडिंग्स, जो कोर में वाइंडिंग्स रहते हैं, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग. प्राइमरी वाइंडिंग जहाँ पे सोर्स कनेक्टेड होता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ से हम आउटपुट ड्रॉ करते हैं. सो बाय डेफिनेशन देखते क्या है, ट्रांसफार्मर्स हैव टू वाइंडिंग्स बीइंग द प्राइमरी वाइंडिंग एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग. The primary winding is the coil that draws power from the source. The secondary winding is the coil that delivers the energy at the transformed or changed voltage to the load. The primary and secondary winding is divided into two sections. High voltage winding, HV winding होता है, low voltage winding. In contrast, high voltage and low voltage windings can be distinguished based on the voltage range. मतलब डिपेंड करता है कि स्टेप डाउन बनाना है, स्टेप अप करना है, उसके ऊपर हाई वोल्ट प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग लैमिनेट किया जाता है. और अगर 1 और 2 हम प्राइमरी लेते हैं, N1 अगर हम प्राइमरी है और N2 सेकेंडरी है, तो I2/I1 इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है. वाइंडिंग्स ज़्यादा रहेंगे तो करंट कम रहेगा, वाइंडिंग्स कम रहेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा. एंड directly proportional to V1/V2. The number of turns and its current carrying capacity here determine the winding of use. तो यही फॉर्मूला डिटरमाइन करती है. फिर ये सारा सिस्टम इंक्लोज रहता है एक टैंक में विथ द ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है फॉर इंसुलेटिंग एंड कूलिंग पर्पस. तो जिसमें रहता है वो टैंक रहता है. Transformer tanks are used to hold, protect and cool the windings of and core in an electrical distribution transformer. Not so important, मतलब ये सब कुछ पूछता नहीं है कहीं पे, जस्ट नॉलेज के लिए. नाउ इंसुलेशन. अभी इंसुलेशन किसके किसके बीच में, तो एंटर टर्न्स और विद द ट्रांसफार्मर टैंक ऑल्सो और बॉडी ऑल्सो. तो टर्न्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेल्यूलोज. Most transformers have cellulose paper and oil as insulating materials. Insulation is required between core and the windings as well as between each winding turn and the tank for current carrying components. Thus the insulators must withstand high temperature, क्योंकि जब वर्किंग टेम्परेचर जब ऑन लोड पे जाता है ट्रांसफार्मर, तो इसका ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है. So the insulators also withstand high temperature, good mechanical quality and have dielectric strength. तो dielectric strength ज़्यादा रहेगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम रहेगी, तो जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है उसका वो ज़्यादा बेटर रहेगा. नो, ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट शुरू होता है. ट्रांसफार्मर ऑयल ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर. द कोर एंड असेंबली, पहले डेफिनेशन, द कोर एंड असेंबली आर इंसुलेटेड एंड कूल्ड यूजिंग द ट्रांसफार्मर ऑयल. द ट्रांसफार्मर्स कोर्स एंड वाइंडिंग मस्ट बी कम्प्लीटली इमर्स्ड इन द ऑयल. टैंक में सब अंदर ऑयल में डूबे रहते हैं, विच कंटेन्स मिनरल्स एंड हाइड्रोकार्बन्स.
थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल का। तो सबसे पहले ऑयल क्या दो टाइप्स के होते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। पहला होता है पैराफिन बेस्ड और दूसरा नैप्था बेस्ड। बोथ आर यूज्ड। इंडिया में दोनों चलता है, अदर कंट्रीज में इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। कहीं पैराफिन नहीं चलता है बिकॉज ऑफ इट्स पोर वैल्यू, बिकॉज ऑफ वैक्स कंटेंट इन द ऑयल। तो ये वैक्स जब लो टेम्परेचर में वैक्स जमने लगता है और इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। बट ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया यहाँ पे दोनों ऑयल चलता है। दूसरा, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होना चाहिए ऑयल का। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो उसमें हम क्या चेक करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं और क्या चेक करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेक करते हैं और डाइलेक्ट्रिक डिसिपेशन फैक्टर, जिसको टैन डेल्टा भी बोलते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखें तो क्या हम चेक करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, ऑयल की वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 50 ppm। देन एसिडिटी, ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा एसिडिक होगा तो मॉइस्चर कंटेंट करने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, सो इट शुड नॉट बी मोर एसिडिक। और तीसरा हम क्या चेक करते हैं, स्लज कंटेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये तीन चीज़ हम चेक करते हैं। और हम क्या चेक कर सकते हैं, विस्कोसिटी ऑयल की कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, फ्लैश पॉइंट कितना होना चाहिए या क्या होना चाहिए, एंड पोर पॉइंट जो कि हमने पहले डिस्कस किया पैराफिन वैक्स में कितना होना चाहिए। तो डिस्कस करते चलो, पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर है, इसी को ही क्या बोलते हैं, BDV, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है कि ऐसा वोल्टेज जिस पे कि ऑयल हमारा कंडक्टिंग स्टेज में पहुंच जाए। तो उसको टेस्ट करते हैं टेस्टर में, जहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, मिनिमम गैप रखा जाता है उनके बीच में अराउंड 2.5 mm का, और आर्क प्रोड्यूस कराया जाता है यहाँ पे। तो ये जितना हाई रहेगा आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑयल की, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा रहेगी। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, सो दैट शुड बी मोर देन 30 kV। मिनिमम 30 kV तो होना ही चाहिए। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गया। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दो मिनट रुको ना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल क्या होता है, इट इज़ अ मेजर DC रेजिस्टेंस
बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू अपोजिट साइड्स, 1 सेंटीमीटर ब्लॉक में ऑयल रखा हुआ है और 2 अपोजिट साइड्स में ऑयल रखा है, उसके बीच का रेजिस्टेंस चेक करता है। तो इसका वैल्यू इंपॉर्टेंट है याद करना। और ये क्या है, इसको ना 2 टेम्परेचर पे चेक करता है। एक तो एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर दैट इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक चेक करते हैं हम जब ये लोड पे जाता है, अप्रॉक्स का टेम्परेचर कितना होता है 90 डिग्री। तो उन दोनों समय जस्ट 27 डिग्री पे और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 27 90 पे दोनों पे वैल्यूज़ कितना होना चाहिए इसका, तो 35 इंटू 10⁻12 ओम सेंटीमीटर, और 90 डिग्री पे 1500 इंटू 10⁻12 ओम सेंटीमीटर। ये इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू है। सेम टैन डेल्टा में भी हम यही चेक करते हैं कि इसका वैल्यू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है। तो हम ऑयल का या तो ये चेक करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या टैन डेल्टा, दोनों चेक करने का ज़रूरत नहीं है। बस इतना जानना है कि टैन डेल्टा में, टैन डेल्टा जितना कम होगा, लो होगा, उतना ऑयल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताया वाटर कंटेंट बताया, ये शुड नॉट बी मोर देन 50 ppm। एसिडिक बताया नॉट टू बी एसिडिक, नहीं तो फिर वाटर कंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो ऑयल की बढ़ जाती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट वही है कि कितना मिनिमम कितना टेम्परेचर जहाँ पे ऑयल क्या हो, प्रोड्यूस फ्लेमेबल मिक्सचर ऑयल प्रोड्यूस करे, मतलब थोड़ा सा स्पार्किंग हो या कंडक्टिंग टाइप हो जाए, तो दैट इज़ द फ्लैश पॉइंट ऑफ द ऑयल। और ये कम से कम कितना होना चाहिए, सो मिनिमम शुड बी 140 डिग्री सेंटीग्रेड, या इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 140 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। ना उसके बाद देखते हैं ऑयल के बाद टर्मिनल्स एंड बुशिंग्स। ट्रांसफार्मर्स हैव टर्मिनल्स दैट आर यूज्ड फॉर connecting incoming cables and cables leaving the transformer. Normally they are mounted on the bushings and are connected to the ends of the windings by means of cables. तो ऐसा देखा होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर में ऐसा लगा रहता है, सो दीज आर कॉल्ड बुशिंग्स। और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसा नीचे से कंडक्टर आता है, फिर ये एक इंसुलेटर, फिर फ्लांज लगा रहता है, देन अगेन सेम कंडक्टिंग रॉड, और यहाँ पे हम केबल्स कनेक्ट करते हैं ऊपर में। नो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब ये भी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ब्रीदर क्या होता है, ब्रीदर नाम ही है ब्रीदर, सांस लेने के लिए, ये सांस लेने के लिए ट्रांसफार्मर में रहता है। जब ऑयल एक्सपैंड करता है तो हमारा ट्रांसफार्मर टैंक से ऑयल कंजर्वेटर टैंक में जाता है। कंजर्वेटर टैंक देखा होगा, ऊपर में लगा रहता है एक सिलेंड्रिकल वेसल टाइप। फिर जब ऑयल कूल डाउन होता है तो वापस जब लोड कम होता है या पावर कट होता है या जब मल्टीपल प्रॉपर्टी जिसके कारण जब ऑयल कूल डाउन होता है तो वापस जो कंजर्वेटर टैंक से ऑयल टैंक में जाता है। तो इन दिस प्रोसेस वो जो जब ऑयल ऊपर आता है तो जो कंजर्वेटर टैंक का एम्प्टी स्पेस में हवा रहता है
वो बाय ब्रीदर बाहर आता है, और जब वही ऑयल नीचे जाता है तो वही एम्प्टी स्पेस फिलअप करने के लिए एयर अंदर जाता है इधर से। तो चूँकि एयर है तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में एयर है तो उसमें मॉइस्चर भी है, तो डायरेक्टली अगर एयर जाएगा अंदर तो ऑयल में मॉइस्चर चला जाएगा। सो दिस ये ब्रीदर से पास करता है, और ब्रीदर में क्या रहता है, सिलिका जेल, ये जिसका कि प्रॉपर्टी रहता है मॉइस्चर कंटेंट करने के लिए। तो नीचे में इसमें एक ऑयल कप रहता है, ये सिलिका क्रिस्टल ट्रांसपेरेंट, ये बॉडी इसका टॉप प्लेट है, ये कनेक्टेड रहता है कंजर्वेटर टैंक से। तो जब इसमें से क्रॉस करता है तो सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है और विदाउट मॉइस्चर ड्राई एयर कंजर्वेटर के अंदर जाता है, तो दैट इज़ नॉट हार्मफुल। और धीरे धीरे जब ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करते जाता है तो ये कलर चेंज होते जाता है, पहले पर्पल रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे पिंक होते जाएगा। तो ये नेक्स्ट फोटो में देख सकते हैं, ये न्यू है और ये यूज हो गया पूरा पिंक हो गया है, ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने वाला है। सो ये हमारा डेली चेक पॉइंट होता है मेंटेनेंस चेक पॉइंट में कि ब्रीदर का सिलिका जेल का कंडीशन कैसा है वो हम चेक करें। The breather is used in the transformer to filter out the moisture from the air. Breather consists of silica gel which absorbs moisture from the air. Conservator and tank present at the top of the transformer which allows adequate space for expansion of oil. So same thing जो explain किया. Now next important is tap changers. नाम ही है टैप चेंजर, मतलब वोल्टेज अप डाउन करने के लिए चेंजर यूज़ करता है। तो इसका फंक्शन कैसे होता है, जो अभी देखा N1 एंड N2, अगर 1 प्राइमरी 2 सेकेंडरी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V1 एंड टू V1 V2। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करेंगे तो हमारा वोल्टेज चेंज हो जाएगा। तो सेम एक्सप्लेन किया इस वोल्टेज में, ये मूवेबल आर्म ऐसा रहता है प्राइमरी और ये सेकेंडरी। तो ये मूवेबल आर्म जहाँ पे जाएगा, अभी 4 पे है तो इतने दूर का वो इतने दूर 4 to 1 के बीच में रहेगा, वो सर्किट क्लोज करेगा, और इतने दूर में जो वोल्टेज फ्लक्स जनरेट होगा, जो वोल्टेज जनरेट होगा वो आउटपुट में जाएगा। अगर ये 3 में आएगा तो 3 से लेकर यहाँ से 3 से लेकर ये लिंक करेगा उतने वोल्टेज को, 1 to 3 में जितने जनरेट होगा उतना, तो वोल्टेज हमारा कम या ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा करना है तो ये 5 में कनेक्ट करेंगे तो जितना प्रोड्यूस और आउटपुट वो पूरा सेकेंडरी में जाएगा। और ये 2 टाइप्स से होता है, एक होता है OLTC ऑन लोड टैप चेंजर, और दूसरा DETC बोलते हैं, जिसको डी एनर्जाइज टैप चेंजर बोलते हैं। ऑन लोड मतलब कि आपको ट्रांसफार्मर को शट डाउन नहीं करना पड़ेगा या बंद करके टैप चेंज नहीं करना पड़ता, जैसे पहले आता था मैनुअली हाथ से घुमा के टैप चेंज करते थे। अभी OLTC है तो ये खुद से सेंस करता है वोल्टेज एंड ऑटोमेटिकली चेंजेस द टैप इन लोडिंग कंडीशंस ओनली। A tap changer's job is to control a transformer's output voltage. This is accomplished by changing the number of turns in one winding, which affects the transformer turns ratio. On-load tap changers can operate while current is still flowing to the load, whereas off-load tap changers या de-energized tap changers can only operate when transformer is not supplying any load. अभी OLTC इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि OLTC की सेटिंग कैसे करते हैं, चलिए वो देखते हैं OLTC का सेटिंग कैसे होता है। तो सपोज आउटपुट वोल्टेज जो आपको रिक्वायर्ड है दैट इज 433 वोल्ट सपोज, और जो PT पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 433 बाई 110 तो आ गया 3.93, ठीक है। अब हम रेंज सेलेक्ट करते हैं कि हमको वोल्टेज किस रेंज से किस रेंज के बीच में चाहिए। तो जनरली 415 से
435 ऐसा कुछ सेलेक्ट करता है, इस रेंज में चाहिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 415 को 3.93 से डिवाइड करेंगे एंड 435 को 3.93 से डिवाइड करेंगे। हमारा आएगा 105 और ये आएगा करीब 110। ठीक है। अब OLTC में ये वैल्यूज़ डालने का रहता है, पीटीज का वैल्यूज़। तो वहाँ पे हम ये सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे डालेंगे रेंज 105 से 110। तो ये रेंज हम उसमें डालेंगे तो हमारा, और स्विचिंग टाइम का सेटिंग आता है, तो उसमें हम करीब 34-35 सेकंड्स रखते हैं ताकि इंस्टेंट स्विचिंग नहीं हो, नहीं तो उसमें आर्किंग प्रोड्यूस होता है टैप चेंजर्स में भी, एंड टैप चेंजर्स की भी लाइफ रहती है, तो वो दोनों डिग्रेड होगा और बार बार स्विच होगा तो टैप चेंजर्स के अंदर भी आर्किंग प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारा रेंज सेलेक्ट हो गया, इतना रेंज हम उसमें फिट करेंगे तो हमारा वोल्टेज जो है ये 415 to 435 के बीच में मेंटेन रहेगा। सो दिस इज़ हाउ द टैप चेंजर्स OLTC वर्क्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बकॉल्स रिले। पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है, देन आई विल एक्सप्लेन अगेन। A Buchholz relay is a safety device mounted on oil-filled power transformers and reactors equipped with external overhead oil reservoir called a conservator. Buchholz relay is used as a protective device as they are sensitive to the effects of dielectric failure that can occur inside the equipment they protect. Buchholz relay are a type of gas detection relay. तो Buchholz relays में क्या होता है, ये कनेक्टेड रहता है फ्रॉम मेन टैंक टू कंजर्वेटर को, जो एक पाइप जाता है उसमें ये कनेक्टेड रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, कुछ इंटरनल फॉल्ट होता है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर में, तो ये अलार्म जनरेट करता है या मेजर आ तो ये ट्रिप कर देता है सिस्टम को टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट्स कनेक्टेड टू इट। तो इसका फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं एक डायग्राम बना के, हाउ इट वर्क्स। जस्ट विल एक्सप्लेन द वर्किंग। ये एक मर्करी स्विच है जिसका 2 टर्मिनल्स है, ये फ्लोट है, ये हिंजेस से कनेक्टेड रहता है यहाँ पे अपर साइड में। एक फ्लोट नीचे है, ऐसा कुछ बेसिक सा डायग्राम है इसका। ये भी एक मर्करी स्विच है और ये भी एक फ्लोट है, नहीं ये भी एक फ्लोट है। अभी जब इंटरनल फॉल्ट जनरेट होता है तो इसमें क्या ऑयल फिलअप रहता है पूरा, यहाँ से ये ट्रांसफार्मर के अंदर से आ रहा है ऑयल, ये कहाँ जाता है ट्रिप सर्किट में। अभी जब इंटरनल कुछ फॉल्ट होता है तो गैसेस जनरेट होता है, तो वो जब गैस जनरेट होगा तो वो बबल्स ऐसा ऐसा करके और इसमें आएगा और ये फ्लोट को नीचे पुश करेगा। तो ऑयल लेवल कम होता है, ये फ्लोट नीचे पुश होता है क्योंकि बबल्स है वो लाइटर देन ऑयल, तो ये नीचे पुश करता है इस फ्लोट को, तो ये एक्टिवेट हो जाता है मर्करी स्विच, ये एनर्जाइज हो जाता है और अलार्म प्रोड्यूस करता है। ये ट्रांसफार्मर में कुछ तो हुआ है, इंटरनल शॉर्ट या जो भी है, तो नेसेसरी एक्शन लिया जाता है उसके बाद। और अदर सिनेरियो में क्या है,
इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर ट्रांसफार्मर में कहीं ऑयल लीकेज है और एयर बबल्स जा रहा है तो भी ये कभी कभी एयर के बबल्स के कारण भी ये फॉल्स अलार्म दे सकता है। दूसरे कंडीशन में क्या है, जो सीवियर फॉल्ट्स होगा, अगर मान लो वाइंडिंग इंटर टर्न फॉल्ट हो गया या वाइंडिंग टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया, तो उसमें जब सडन इनरश ऑफ ऑयल होता है तो वो इधर से आता है और ये फ्लोट स्विच को वो प्रेस करता है। तब ये फ्लोट स्विच इधर की ओर प्रेस होता है और ये मर्करी स्विच एक्टिवेट हो जाता है। ये मर्करी स्विच एक्टिवेट हो गया मतलब कुछ तो मेजर प्रॉब्लम है, तो ये डायरेक्टली ट्रिप सर्किट को जाता है और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है टू प्रोटेक्ट द फर्दर डिवाइसेस। और यहाँ पे ना एक गैस कनेक्टर का चेम्बर रहता है। जो गैस निकला है वो यहाँ पे कलेक्ट होता है, फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है कि, और टेस्टिंग से पता चलता है कि एक्चुअल रीज़न क्या है फॉल्ट का, एयर बबल्स है या अगर हाइड्रोकार्बन में कुछ जला होगा तो CO2 और CO प्रोड्यूस हुआ रहेगा। तो उससे डिपेंड करता है कि वो डिसाइड करता है कि किस टाइप का फॉल्ट ट्रांसफार्मर के कोर के टैंक के अंदर में हुआ है। सो दिस इज़ हाउ बक्कोल्स रिलेज वर्क्स। नो, ऑयल कंजर्वेटर, काफ़ी बार बताया ऑयल कंजर्वेटर काम क्या है। यही है, इसमें ऑयल भरा रहता है कुछ दूर तक, ये इसका ब्रीद इन ब्रीद आउट का स्पेस रहता है। जब ऑयल गर्म होगा तो ऑयल इधर तक आएगा, एयर बाहर आएगा। जब ठंडा होगा ऑयल नीचे आएगा, एयर अंदर आएगा। इसमें एक मैग्नेटिक ऑयल गेज रहता है जो ऑयल का लेवल शो करता है, कम है या ज़्यादा है। तो ये भी डेली मेंटेनेंस का पार्ट है कि आप MOG का ऑयल लेवल चेक करते रहे कितना है। तो क्वेश्चन से ही पूछते हैं कि कंजर्वेटर का काम क्या है। सो दिस इज़ ओनली फॉर यूज फॉर द एक्सपेंशन पर्पस ऑफ द ऑयल। अब हम मेंटेनेंस में देखना है, डेली मेंटेनेंस में ट्रांसफार्मर में क्या चेक होना चाहिए। रीडिंग ऑफ MOG, मैग्नेटिक ऑयल गेज ऑफ मेन टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक, ऑयल का लेवल चेक होना चाहिए डेली। कलर ऑफ सिलिका जेल, ये पिंकिश ही, मतलब पिंकिश नहीं होना चाहिए, पर्पल रहना चाहिए। लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द ट्रांसफार्मर, जितने भी कनेक्टर्स हैं ऑयल लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो बताया जैसे अगर ऑयल लीकेज होगा तो एयर बबल्स के थ्रू भी बक्कल्स रिले एक्टिवेट हो जाएगा। मंथली मेंटेनेंस में तो ऑयल लेवल इन द ऑयल कैप ऑफ सिलिका जेल मस्ट बी चेक्ड इन ए 1 मंथ इंटरवल। अगर वो कम है तो उसको स्पेसिफाइड लेवल पे टॉपअप करना चाहिए। ब्रीदिंग होज जो है सिलिका हेल जेल का, उसको भी एक बार मंथ में चेक करना चाहिए, ब्लॉक तो नहीं है। इफ़ द ट्रांसफार्मर ऑयल फील्ड बुशिंग ऑफ, इफ़ द ट्रांसफार्मर हैज़ ऑयल फील्ड बुशिंग द ऑयल लेवल, अगर ऑयल फील्ड बुशिंग है तो उसका भी ऑयल लेवल चेक करना चाहिए मंथली। ईयरली में क्या आता है, जो अपना हाउस कूलिंग सिस्टम है, बहुत जगह ये तो एयर कूलिंग है, कभी पंप के थ्रू भी कूलिंग होता है, तो वो पंप्स ईयरली चेक करना चाहिए। ऑल द बूशिंग तो ट्रांसफर टू बी क्लीन बाई सॉफ्ट कॉटन, जनरली ये हमारा शटडाउन मेंटेनेंस होता है जो ट्रांसफार्मर का ईयरली हम करते हैं। तो शटडाउन मेंटेनेंस में हम all the bushings of the transformer to be cleaned by soft cloths. During cleaning the bushing should be checked for cracking. उसके बाद इसके कनेक्शंस चेक करते हैं, लग्स के कंडीशन चेक करते हैं, फिर नट पुल्स वापस क्लीन करके लगाते हैं इसको। OLTC to be examined in every year. For that, oil sample to be taken from drain valve of diverter tank, and this is collected oil sample to be tested for dielectric BDV. ईयरली हम BDV चेक करते हैं एंड मॉइस्चर कंटेंट। इफ BDVs एंड मॉइस्चर दोनों अगर लो होता है तो ऑयल इनसाइड द OLTC है उसको रिप्लेस करते हैं या फिल्टर करते हैं। तो जनरली हमारा साइकिल रहता है कि हम ईयरली ऑयल फिल्ट्रेशन करते हैं।
मैकेनिकल इंस्पेक्शन ऑफ बकहोल्स रिलेट टू बी कैरिड आउट ऑन ईयरली बेसिस। अच्छा, OTI और WTI। OTI और WTI क्या होता है? दिस इज ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये सभी ट्रांसफार्मर में नहीं रहता है, जो हायर KVA के ट्रांसफार्मर है उसमें ये चीज़ जनरली मिलता है। और ये होता क्या, इसका रेंज क्या है वो बताता हूँ। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर अलार्म करता है 80 डिग्री पे और ट्रिप करता है। जनरल जो सेटिंग्स रहता है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाइंडिंग टेम्परेचर का ऑलमोस्ट सेम रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। इसका रहता है 85 पे अलार्म है, और ट्रिप सेटिंग्स कितने पे रहता है? ऑलमोस्ट 95 पे। फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करते हैं, जो ईयरली मेंटेनेंस है, टैन डेल्टा चेक करते हैं। So these are the important points from the maintenance point of view। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा है, बहुत कुछ होता है इसमें, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, इफ़ यू वांट me to explain, you can ask in the comment box। Till then, like the video and subscribe the channel। Have a good day। Bye bye।